अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुक़द्दस तारिक हेयर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। अच्छा, हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी या बेसिक साइकोलॉजी। ये कोर्स सबके लिए है, चाहे आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं या फिर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं लेकिन साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो ये कोर्स जो है ना, दिस इज़ फॉर ऑल। सो आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ पर्सपेक्टिव मॉडल्स अप्रोचेज़ इन साइकोलॉजी। ये तीनों टर्म्स एक ही हैं, इनका एक ही मतलब है, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। पर्सपेक्टिव्स कह लें या मॉडल्स कह लें, डिफरेंट अप्रोचेज़ कह लें साइकोलॉजी में, वो क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिफरेंट लेंसेज जिससे हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं या ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। स्कूल्स ऑफ थॉट्स क्या हैं? डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं बिहेवियर की, ठीक है। यानी किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है और किस तरह अंडरस्टैंड करना है, तो उनका अपना एक तरीका है, अपना एक उनका लेंस है जिसके थ्रू वो देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट हमने ग्रुप्स देखे थे साइकोलॉजी में जो कि ह्यूमन बिहेवियर की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते थे, यानी उनका अपना एक तरीका था ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का कि ह्यूमंस कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। यानी जो भी बिहेवियर उनका होता है वो क्यों होता है, तो उसको वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देते थे ह्यूमन बिहेवियर की। सो पैराडाइम का मतलब भी वही है, पैराडाइम या अप्रोच या मॉडल, दैट इज़ द लेंस जिसके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं या देखते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज इम्पॉर्टेंट एक पैराडाइम है, पर्सपेक्टिव है या अप्रोच है, जिसको हम मेडिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसके ये जो है पर्सपेक्टिव में ये कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, ये वो वाला लेंस यूज़ करते हैं कि जो आपका ब्रेन है, ठीक है, वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी ये बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो फिजियोलॉजिकल बेसिस पर होती है, ठीक है। यानी वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो अफेक्ट करता है हमारी थिंकिंग को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी बिहेवियर को, ठीक है। तो ये डेफिनेशन देते हैं, ये अगर कोई भी बिहेवियर देखेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिकल वे में देंगे, मेडिकल वे में देंगे या मेडिकल पर्सपेक्टिव से देंगे कि अगर ये बिहेवियर एक इंसान कर रहा है तो उसके पीछे ये फैक्टर हो सकते हैं, उसके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर केमिकल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है या बहुत कम रिलीज़ हो रहा है जिसकी वजह से एक इंसान ये बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हिपोक्रेट्स हैं। हिपोक्रेट्स का लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, फादर ऑफ मेडिसिन भी इन्हें कहा जाता है, और उन्होंने भी बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारे जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं, जो चार तरह के फ्लूइड्स होते हैं, उनमें इम्बैलेंस हो जाए तब जाकर कोई डिसऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद गेलन है, गेलन ने जो है वो एम्फसाइज़ किया था नर्वस सिस्टम पर, कि नर्वस सिस्टम को जो है वो स्टडी करना, ठीक है, और डॉक्टर्स को उन्होंने मशवरा दिया था कि वो केयरफुली ऑब्ज़र्व करें इन चीज़ों को। फिर जूलियन जो है उन्होंने कंपेयर किया था बॉडी को मशीन के साथ, ठीक है। उन्होंने कहा था माइंड जो है वो इसका हिस्सा है लेकिन बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है। और फिर पॉल ब्रोका है, पॉल ब्रोका जो है इन्होंने जो ब्रेन में स्पीच एरिया है उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था या फाइंड किया था, इस वजह से उस एरिया का नाम ब्रोका एरिया रखा गया। नेक्स्ट की थेरीज़ क्या हैं इसमें बायोकेमिकल थेरी है, जिसका मतलब है कि जो ब्रेन में आपके स्मॉल चेंजेस होते हैं केमिकल में, ठीक है, उसकी वजह से आपके बिहेवियर भी चेंज होता है। लाइक अगर डोपामिन एक केमिकल है, डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ये मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन अगर डोपामिन बहुत कम रिलीज़ हो रहा है, इसका मतलब आपको पार्किंसन डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। पार्किंसंस डिसीज़ जो है इसमें मूवमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी शेक करती है। इसी तरह से अगर सेरोटोनिन है, वो भी एक केमिकल है, अगर वो कम रिलीज़ हो रहे हैं तो उसका मतलब फिर आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये बायोकेमिकल थेरी है, या ब्रेन में जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं उसके इम्बैलेंस की वजह से आपका बिहेवियर चेंज होता है या आप में डिफरेंट जो है डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो एक कम्बिनेशन से क्रिएट होता है। वो कम्बिनेशन क्या है? दैट इज़ आप में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, यानी जेनेटिक वल्नरेबल हैं आप एक डिसीज़ के लिए। एक सपोज़ एक इंसान है, उसके पेरेंट्स जो हैं उनमें डिप्रेशन था, तो उसमें भी जेनेटिकली वो चीज़ इनहेरिट होगी, ठीक है। उसमें डिप्रेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स,
ठीक है। तो ये है कि जेनेटिक वल्नरेबल अगर कोई इंसान है, उसमें इनहेरिटेंस में वो चीज़ है, उसकी जेनेटिक में, उसके जीन्स में ये चीज़ है, और उसके बाद उसको जो इन्वायरमेंट है उसमें भी स्ट्रेसफुल इवेंट कोई हो जाता है, जैसे कि उसका ब्रेकअप हो गया है, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, कोई भी और स्ट्रेसफुल इवेंट, उसकी जॉब चले गई है, ठीक है, तो ये उसको ट्रिगर कर देगा। फिर अगर कोई पहले से ही वल्नरेबल है, इसमें जीन्स हैं इस तरह के, और ऊपर से उसमें स्ट्रेसफुल इवेंट कोई आ जाए, तो ये चीज़ उसको ट्रिगर कर जाती है, ठीक है, और उसके चांसेस जो हैं मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाने के वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। तो ये फ़र्क होता है इंडिविजुअल्स में। और जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफ में बड़ा से बड़ा भी डिस्टर्बिंग इवेंट हो, लेकिन वो कोप कर जाते हैं उसके साथ। तो उसके पीछे भी यही रीज़न होता है कि उनमें जेनेटिक वल्नरेबिलिटी नहीं होती। लेकिन जो जेनेटिक वल्नरेबल हो, उनकी लाइफ में माइनर सा भी इवेंट हो जाए, माइनर सा भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाए, मिसहैप हो जाए, तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये एक रीज़न होती है उसके पीछे। सो नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन में रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें एसिटल कोलिन है। इसका मतलब है कि ये किस काम आता है, ये लर्निंग में हेल्प करता है, मेमोरी में और मसल्स की मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद डोपामिन है। डोपामिन भी आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इमोशंस को और मोटिवेशन। उसके बाद सेरोटोनिन है, और इनके इम्बैलेंस की वजह से भी मसाइल क्रिएट होते हैं। जैसे एसिटल कोलिन है, तो उसमें अगर जो है कि इंसान बहुत ज़्यादा लो एसिटल कोलिन उसके ब्रेन में रिलीज़ हो रहा है, तो वो इंसान अल्जाइमर डिसीज़ उसको हो सकती है, उसे सफ़र करता है। फिर डोपामिन है। डोपामिन आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा डोपामिन तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, अगर बहुत कम रिलीज़ हो रहा है तो पार्किंसन डिसीज़ हो जाती है। फिर सेरोटोनिन आपके मूड को इफ़ेक्ट करता है, आपकी स्लीप को इफ़ेक्ट करता है, आपकी एपेटाइट को इफ़ेक्ट करता है। अगर बहुत कम रिलीज़ हो रहा है तो उसका मतलब आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर है ग्लैंड्स, यानी जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे थायराइड हार्मोन्स हैं, जो थायराइड हार्मोन है वो आपकी एनर्जी को अफेक्ट करता है। अगर बहुत कम थायराइड हार्मोन रिलीज़ हो रहा है दैट मीन्स आप बहुत फटीग फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है दैट मीन्स आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आप एंक्शियस हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद है कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मॉडल में, हम ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करेंगे। तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल मॉडल में हम मेडिसिन्स के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से हम बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बिहेवियर को देख रहे हैं। तो इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें मेडिसिन दी जाती है। नारकोसिस है, नारकोसिस में जो है वो इस तरह की मेडिसिन होती है, बहुत ज़्यादा स्लीप इंड्यूस कर देती है। उसके बाद कीमोथेरेपी जो है इसमें ड्रग्स या वो मेडिसिन इस तरह की दी जाती हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स वगैरह हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी इसमें मेडिसिन नहीं दी जाती। इंसुलिन शॉक बहुत ओल्ड ट्रीटमेंट था, अब नहीं है। फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT होती है जो स्वेयर डिप्रेशन में की जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, ठीक है, ब्रेन को। और उसके बाद साइको सर्जरी है, ये भी ब्रेन सर्जरी है। जब कोई और तरीका काम नहीं आता तो फिर एट द एंड इस ऑप्शन को कंसीडर किया जाता है। तो ये हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, और उसको हमने देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, एट्सेट्रा। तो इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें मेरिट्स जो है ना इसके ये हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं कि बिहेवियर की जो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि उसमें ब्रेन का रोल जो है कितना है। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि दूसरे फैक्टर्स को इग्नोर करता है, कि इंसान की जो थॉट्स हैं, जो उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है, उन फैक्टर्स को ये टोटली इग्नोर करता है, दूसरे फैक्टर्स को ये कंसीडर ही नहीं करता। तो ये चीज़ है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इंटरप्ले है बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स का, ठीक है, दोनों चीज़ें देखी जानी चाहिए। तो इस वजह से ये इस अप्रोच के जो हैं ये डीमेरिट्स हैं या ये खामियां हैं इस अप्रोच में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है आज का। आई होप सो आई मेड इट क्लियर। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।